हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाइट के बेस पर ही है। ऑप्टिक्स जो हमने स्टार्ट किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर हमने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इन प्रीवियस 2 lectures we have discussed some important facts related to optics, means light, and some important terminology which are associated with light, and one of the important phenomena of light, that is reflection, and what is the criteria for a light to be reflected, means कि light को reflection के लिए क्या condition होनी चाहिए, उसके बेस पर हमने 2 law डिस्कस किए। we have discussed the law first and law second which become the criteria or a condition for a light to be reflected। उसके बाद हमने एक important point पढ़ा, एक important topic पढ़ा जो हम कहेंगे कि image formation प्लान मिरर में, क्योंकि प्लान मिरर हमारे पास एक स्पेसिफिक केस है, क्योंकि जनरली हमने यहाँ पर डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लान मिरर हमारे पास है, वो किस किस्म की इमेज बनाता है, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने डिस्कस की। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम स्फेरिकल मिरर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा निकाल करेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था किसके रिलेटेड, प्लान मिरर्स के रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया था, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या पढ़ी थी। देखो, जब हमने प्लान मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन डिस्कस की थी, तो स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूं कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन का डिस्कस करेंगे तो मींस हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां से हमें मेनली 3 ऑब्जर्वेशन या 3 रिजल्ट जो इन्फ्रेंसेस जो है वो निकलेंगे। सबसे पहला इन्फ्रेंस जो होगा वो होगा इमेज का साइज हमारे पास क्या हो सकता है। इमेज का साइज हमारे पास क्या हो सकता है, मीन साइज ऑफ इमेज। तो हमारे पास प्लेन मिरर में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही हमारे पास उतना ही इमेज का भी साइज होगा। इसका मतलब यह है कि साइज में कोई भी वेरिएशन नहीं आ जाएगा। दूसरा चीज, हम हर एक मिरर में क्या डिस्कस करते हैं, उस इमेज का नेचर। क्या नेचर? नेचर किसके बेसिस पर है कि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है क्या वो एक्चुअली मीट कर रही है या हम इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं पर वो मीट कर रही है। लेकिन हमने देखा प्लान मिरर के केस पर, आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, वहां पर देखेंगे मैंने डिस्कस किया है। ये जस्ट रिकॉल कर रहे हैं कि हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला था। ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि हमारे पास प्लान मिरर में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इमेज की, या इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आपको एमसीक्यू भी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो आईसीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम हो, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास दूसरा क्या है, नेचर। इमेज का नेचर क्या होगा, वो डिपेंड है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमारे पास किस तरीके से मीट कर रही है, एक्चुअल मीट कर रही है या नहीं। लेकिन हमने देखा प्लान मिरर में हमारे पास इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं बनती है। तो इसका मतलब यह है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है, वो हम सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं कहीं ना कहीं जगह वो बिहाइंड द मिरर मीट करती हैं, जो कि हमें एक्चुअल में नहीं लगता है। इसलिए उसके इस केस में हमारे पास जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल। और हमें पता है वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। वो हम देखते भी हैं जब हम प्लान मिरर में देखते हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, जो आपकी इमेज बनती है उसकी पोजीशन क्या होगी। समझ आ रही मेरी बात? तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमने कोई मिरर को प्रिपेयर करना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, बनाना होता है। तो हमें इमेज की पोजीशन को मेंशन करना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा इस प्लान मिरर के केस पर कि हमारे पास सपोज हमारे पास ये प्लान मिरर है, इसके सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर ये 5 मीटर की दूरी पर है तो हमारे पास जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन सबसे पहले इस स्क्रीन पर नहीं होगी, वो स्क्रीन के बियॉन्ड होगी, मींस मिरर के बियॉन्ड होगी, बिहाइंड होगी। मतलब बिहाइंड का मतलब ये नहीं कि आप इस मिरर के बैक साइड जाएंगे देखेंगे इमेज कहां पर है, ऐसा नहीं है। मतलब यहां स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, जैसे कि हमारे पास थिएटर हॉल में या सिनेमा हॉल में हमारे पास स्क्रीन पर इमेज बनती है, वो रियल इमेज होती है। लेकिन यहां पर स्क्रीन पे नहीं बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, बियॉन्ड द मिरर बनती है। कितने डिस्टेंस की दूरी पर? जितने डिस्टेंस की दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर हमारे पास इमेज भी यहां पर बनेगी। ये थी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने प्लान मिरर के रिलेटेड एक्सप्लेन की थी। अब हम अपने टॉपिक की ओर मूव करेंगे। हमारा टॉपिक आज जो है स्फेरिकल मिरर के बेस पर हमने डिस्कस करना है। स्फेरिकल मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, रूल्स एसोसिएटेड जो हमारे पास होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आज हमारे पास जब स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो यहां पर मैंने नोट डाउन किए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास कुछ चीजें जो होंगी वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगी,
फिर हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, और हमने क्या फिर डिस्कस करना है कि इमेज कैसे बनती है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, हमारे पास यहाँ क्विक रिकॉल करेंगे। स्फेरिकल मिरर हमारे पास वो मिरर होते हैं, चाहे वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। हमने डिस्कस किया है कि स्फेरिकल मिरर्स हम अज्यूम करते हैं ये दीज आर द पार्ट ऑफ दैट हॉलो स्फेरिकल गिलास, हॉलो स्फेरिकल गिलास, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम फोकस करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस किस्म की होगी। यहां से हमने एक पोर्शन लिया, फिर हम देखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस किस्म की होगी, बेंट इन होगी या बल्ज आउट होगी, मीन एक कनकेव होगी या कन्वेक्स होगी। उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर किस किस्म का है। तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो होता है, चाहे वो कनकेव है कन्वेक्स है, ये हमारे पास वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो किसका पार्ट होती है, वो होलो स्फेरिकल ग्लास या होलो स्फेरिकल स्फीयर जो हमारे पास ग्लास का होता है, जहां से हम इन मिरर्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। उस सफियर का, उस होलो सफियर ग्लास का जो हमारे पास होता है, ये पार्ट होते हैं। मीन सिंपल भाषा में स्फेरिकल मिरर हमारे पास वो मिरर होता है जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो किसकी पार्ट होती है, उस होलो स्फीयर की, जिस होलो स्फीयर से हमने इनको प्रिपेयर किया है। इस तरीके से हमारे पास दो किस्म के ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस किस्म की होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास किस किस्म की होगी, उसके बेसिस पर हमारे पास दो किस्म के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक है कनकेव, कनकेव मिरर हमारे पास वो स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बेंट इन होती है। क्या होती है, बेंट इन होती है, यहां से रेज ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन इसके बरकस ऑन द कंट्री टू दिस कनकेव मिरर, हमारे पास कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, वो मिरर जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन कहां से होती है, बल्ज आउट सरफेस है। मींस इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो बल्ज आउट होती है। ये देखो, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बल्ज आउट है, बेंट इन नहीं है। तो यहां से हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, इसको कहते हैं कनकेव। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट ऐड करना है कि हमारे पास जब कनकेव, ये जो हमारे पास कनकेव, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। कनकेव मिरर में जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मीन बेंट इन सरफेस पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये अपने पार्ट डिवाइड करती है, वापस आती है, ठीक नहीं, ये कॉमन पॉइंट पर मर्ज होती है, कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, कॉमन पॉइंट पर मींस क्लोज आती है, दूर नहीं जाती। देखो, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर आएगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉमन पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है नहीं। इसलिए इन मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें बताती है, आगे जाके जब इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि हमारे पास कनकेव मिरर जो है वो हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस, जब हम यूजेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर, जब कन्वेक्स मिरर पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक क्लोज नहीं आती है, कन्वर्ज नहीं होती है, दूर जाती है, ऐसे भागती है, ठीक नहीं, ऐसे भागती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहां पर क्या हो रही है, रेज ऑफ लाइट जो है वो दूर भाग रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक नहीं। इसलिए हम इस मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यह दो इंपॉर्टेंट मिरर हमारे पास, जिनकी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका हम इमेज फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करेंगे, जो हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड है। यहां पर हमारे पास डिस्कस क्या करना है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी ऑब्जेक्ट की। देखो, जनरली हमारे पास दो चीजों पे यहां पर फोकस रखना है कि हमारे पास एक टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, मिरर जो है उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर होगी और अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज किस किस्म की बनेगी। क्यों, जो ही हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होती है और उस केस में हमारे पास इमेज की जो हमारे पास नेचर होता है, बिहेवियर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास पर्टिकुलर इमेज के लिए, अगर हमें कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना होता है। तो अब हम ये टॉपिक डिस्कस क्या क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, टॉपिक तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और हमारे पास चीज है जिसको हम कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ अ मिरर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एपर्चर ऑफ अ मिरर। अब देखो, इन 6 पॉइंट्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस से। यहां से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं आपको खुद ही पता चलेगा। हमारी बस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी स्फेरिकल मिरर्स के सेंटर से, जो सेंटर, ये सेंटर हमारे पास इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, इस सेंटर से, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या है और कितने किस्म के सेंटर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं।
हमारे पास एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर से पास होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। काम खत्म। लेकिन अब मसला यह क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत क्यों है, आखिरकार इसको प्रिंसिपल एक्सिस हम क्यों कहते हैं या क्यों, क्या जरूरत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। आपने क्लास 9th में अपने पढ़ा है मोशन, क्या पढ़ा है, मोशन, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। यहां पर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने डिस्क्राइबिंग मोशन एक टॉपिक पढ़ा जो कि इसमें स्टार्टिंग में होता है। वहां पर आप पढ़ते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करना है, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे कहना है कि मैं कह रहा हूं कि ये 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी पोजीशन को जब मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं इसकी पोजीशन को जब मेंशन कर रहा हूं मींस मोशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, कि मोशन को एक्सप्लेन करते हैं हम द बेस ऑफ पोजीशन कैन बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम इसकी पोजीशन को मेंशन कर रहे हैं या पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और वो रेफरेंस पॉइंट जो है, वो रेफरेंस पॉइंट हमें मदद करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए। समझ आ रही मेरी बात। तो इस ओरिजिन से हम बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है 5 किलोमीटर दूर है। कहां से, इस ओरिजिन से। ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है या मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर दूर है। क्या ये मीनिंगफुल है, नहीं, ये मीनिंगलेस है। ये स्टेटमेंट टोटल मीनिंगलेस है कि 5 किलोमीटर कहीं से भी हो सकता है ना। समझ आ रही मेरी बात। तो अगर मैं कहूंगा ये 5 किलोमीटर दूर है और मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा, मैं कहूंगा बस स्टैंड से। कहां, बस स्टैंड से। अब ये मीनिंगफुल बना कि मतलब ये है कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से जब मेरे पास ये स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का मकसद क्या है, इस स्फेरिकल मिरर का मकसद यह है कि जब हम इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मसला यह है क्या हर एक पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की इमेज सेम बनेगी, नहीं, ये डिफरेंट होगा। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करने के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए। क्या चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए। अब आप कहेंगे यहां पर तो पॉइंट लिया था रेफरेंस पॉइंट, यहां पर लाइन क्यों दी। देखो हमारे पास मिरर के सामने जो पोजीशन होगी एक ऑब्जेक्ट की, वो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हो सकता है। ये सब पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन रही है। क्या बन रही है, लाइन सेगमेंट, या हम लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं, लाइन भी कह सकते हैं। हमारे पास एक लाइन है, इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट लाइन चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस सेंटर के अकॉर्डिंग, इस मिरर के सेंटर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहां पर है, क्या वो इस लाइन के अपवर्ड है, ऊपर के लिए है, या डाउनवर्ड है। एक रेफरेंस होना चाहिए ना हमारे पास। हम कहेंगे इस लाइन से वो डाउनवर्ड है, अगर लाइन नहीं होती तो हमारे पास इसको एक्सपेंड करने के लिए डिफिकल्टी आती, इसलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम मूव करेंगे पहले पॉइंट की ओर, जो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो हम अगर इस स्फेरिकल मिरर को देखेंगे, जो कि अभी हमारे पास कनकेव मिरर है, कन्वेक्स केस में भी हम डिस्कस करेंगे। कनकेव मिरर हमारे पास है, अगर मैं इसको यहां इस पॉइंट से प्रोड्यूस करूंगा, ऐसे कंप्लीट प्रोड्यूस करूंगा, तो ये हमारे पास स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, स्फीयर। देखो ये स्फेरिकल मिरर, ये हाफ स्फेरिकल मिरर है, इसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये सर्कल नहीं बनेगा, ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल होगा, स्फीयर बना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है, इस स्फीयर का पार्ट है। अगर ये पूरा होता तो इस स्फीयर का पार्ट था ये, और ऑब्वियसली हमारे पास उस स्फीयर से हमने इसको काट कर लाया है, कनकेव मिरर। समझ आ रही मेरी बात। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्लियर क्या बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है। हम कहेंगे कनकेव मिरर इस स्फीयर का पार्ट है। अच्छा, अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का हमारे पास एक सेंटर होता है। क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो इसका भी सेंटर होगा। समझ आ रही मेरी बात। तो यहां पर ये सेंटर जो बन रहा है, इसको मैं डिनोट करूंगा सी से। क्या करूंगा, सी से डिनोट। और ये सी जो है इस स्फेरिकल मिरर मींस इस कनकेव मिरर का पार्ट नहीं है। पार्ट का मतलब यह है कि ये इसके इनसाइड नहीं है, ये बाहर है। समझ आ रही मेरी बात। और हम इमेजिन कर रहे हैं अगर ये पूरा होता तो इतना स्फीयर होता, इसका सेंटर यहां पर होता। समझ आ रही मेरी बात। इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमारे पास ये चीज जो है, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास स्फीयर जो स्फेरिकल मिरर जो है, इसका कर्विंग नेचर जो हमारे पास है, जो बेंडिंग नेचर है, वो कितना हो सकता है। अकॉर्डिंगली हमारे पास सेंटर होगा। करो और काम होगा, देखो ऐसे काम करो होगा, ऐसे इतना होगा, तो हमारे पास सेंटर डिफरेंट होगा। समझ आ रही मेरी बात। सेंटर वेरी करेगा, क्लियर है। ऐसे करो होगा तो सेंटर वेरी करेगा, इतना सेंटर होगा। समझ आ रही मेरी बात। तो इस चीज को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जब हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं। दूसरा हमारे पास सेंटर है जो मिरर के अंदर है।
देखो मिरर के अंदर कैसे है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर हमेशा हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, मींस ये एक आर्क नहीं है। अगर ये सर्कल होता फिर ये आर्क थी, ऐसे आर्क थी, तो इसका कोई सेंटर नहीं होता हमारे पास। ऐसा कह सकते हैं सेंटर, देखो सेंट्रल पार्ट इसका होता है मिड पॉइंट, लेकिन सेंटर नहीं कह सकते थे। लेकिन हमारे पास कनकेव मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर है, वो इस किस्म का, जैसे बाउल होती है ऐसे, जैसे हेमिस्फीयर होता है। इसका फ्रंट पोर्शन आप देखेंगे, मींस फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसा होगा, इस किस्म का होगा। मतलब जैसे बाउल होती है उसका फ्रंट पोर्शन देखेंगे, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि इसका फ्रंट पोर्शन ऐसे है, पूरा कंप्लीट सर्कल है ऊपर से, इसका सेंटर भी होगा। मतलब बोल टाइप है ये कनकेव मिरर, समझ आ रही मेरी बात। अब इसमें अगर ये सेंट्रल पोर्शन है, ये जो ऊपर से सर्कल, जब फ्रंट व्यू देखेंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये रियर व्यू है, साइड वाइज व्यू है। लेकिन जब हम इसको फ्रंट व्यू देखते हैं तो ऐसा दिखता है, जैसे हमारे पास बाउल होती है, ठीक है। और इसका ये जो बाउल का ऊपर पोर्शन होता है ये कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है नहीं, लेकिन इनसाइड इसमें हॉलो स्पेस होती है, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर होगा। अच्छा, इसका जब सेंटर होगा, इस सेंटर से बिल्कुल एग्जैक्ट जाएंगे हम नीचे इसी बाउल के या इस कनकेव मिरर के एंड पर, तो यहां पर एक सेंटर होगा। समझ आ रही मेरी बात। तो इसका मतलब यह है कि इस मिरर में इनसाइड एक सेंटर होगा, ठीक है, जो पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है, ये इसका ही पार्ट है। इस चीज को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। पोल भी हमारे पास एक रेफरेंस बनता है, कि एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास इस पोल के हिसाब से, इस पोल के हिसाब से ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कितनी दूरी पर है। समझ आ रही मेरी बात। तो हमारे पास ये भी एक रेफरेंस पॉइंट बनता है, ये हमारे पास पोल। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल एक्सिस, हमने डिस्कस किया पोल ऑफ द मिरर, हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास एक स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये स्फीयर है, ये कंप्लीट स्फीयर है, ये मैं स्फीयर कह रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है नहीं। इस सी से लेकर यहां तक एंड पर देखेंगे, यहां पर पॉइंट पी लाई कर रहा है, देखेंगे इस फिगर में, ठीक है। सी से पॉइंट पी यहां पर है, बिल्कुल बाउंड्री पर है। सी से लेकर पी तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। समझ आ रही मेरी बात। तो यहां पर भी हम सी से लेकर पी तक, मींस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस है, लेकिन इसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास क्या हो गया? 6th पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज रही? प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, सेपरेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें देखना है फिर बाद में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो भी हमने डिस्कस करना है। उसके बेसिस पर हम कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब हम यहां पर फिर से वापस आएंगे, यहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है, पोल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर गौर से यहां पर देखेंगे आप, इस केस में कनकेव मिरर में अगर आप गौर से देखेंगे, आपने देखा कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सामने है, ठीक है नहीं। कर्वेचर जो डिस्टेंस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, मींस इसके जस्ट सामने है, इसके इन फ्रंट में हम मेजर कर रहे हैं पोल से यहां तक, ठीक है नहीं। लेकिन अगर हम यही चीज हम देखेंगे, यही चीज हम कन्वेक्स मिरर के केस पर देखेंगे, वो चीज हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के केस पर, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? एक थोड़ा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्या वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा या हमारे पास कहीं और हो सकता है। देखो, ये है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। क्या है? कन्वेक्स मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वही लाइन है। ये है हमारे पास इसका पोल, ठीक है। अगर हम इस कन्वेक्स मिरर को प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे, तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसमें भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इन पॉइंट्स के रिलेटेड। यहां पर रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, यहां पर पॉलिश सरफेस के सामने, मींस अपोजिट, बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द मिरर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बिहाइंड द मिरर हम मेजर करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए हम इस केस में कन्वेक्स के केस में हमारे पास कन्वेक्स के केस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, लेकिन कनकेव के केस पर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मींस कनकेव सरफेस के सामने। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कन्वेक्स के केस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है
इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां पर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। समझ आनी मेरी बात, यहां तक क्लियर है। अब हमारी पास जो कनकेव मिरर है, इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो रियल पॉइंट होगा। क्या होगा, मतलब रियल हमारे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, एक रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास होगा वो इमेजिनरी होगा, मींस वर्चुअल होगा। क्या होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये था डिफरेंस हमारे पास इन दो पॉइंट्स के रिलेटेड, हमारे पास दो डिफरेंट स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। देखो हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल फोकस, इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे या अच्छे से समझेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे, यहां पर भी हम अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। लेकिन जब हम रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में, वहां पर बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम इसको यहां पर भी डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पहले क्या होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन में जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्लियर होगा कि प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या होता है। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि हमारे पास एक मिरर है, मैंने स्फेरिकल मिरर लिया, जैसे कि मैंने एक कनकेव मिरर लिया, क्या लिया, कनकेव मिरर लिया, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिल्कुल अच्छे से समझा, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कनकेव मिरर लिया, क्या लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, कनकेव मिरर लिया, क्या लिया, कनकेव मिरर लिया। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, सपोज इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक नहीं, कुछ ऐसे भी आ रही हैं, कुछ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कुछ कहीं और जा रही है। लेकिन हमने फोकस किया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। समझ आ रही मेरी बात। हमने देखा जब ये रिफ्लेक्ट होती है इस सरफेस से, कनकेव सरफेस से या बैंडियन सरफेस से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, हमने देखा ये सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से मतलब पास हो रही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने ऑब्जर्व किया जब रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से, जब रेज ऑफ लाइट हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आती है, लेकिन हमने फोकस किया जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है या मीट वहां पर हो रही है, ठीक है। उस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। क्या नाम दिया, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पोजीशन है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उस पॉइंट से पास होती है। दैट्स द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। उसके बाद रहता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। देखो प्रिंसिपल फोकस हमारे पास एक पोजीशन है क्योंकि एक पॉइंट है। पॉइंट आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा कि पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये पोजीशन है। क्या है, प्रिंसिपल फोकस हमारे पास पोजीशन है। क्या है, पोजीशन है। फोकल लेंथ जो हमारे पास, देखो नाम है लेंथ, ये हमारे पास एक डिस्टेंस हो सकता है, समझ आ रही है, या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। पोजीशन है मतलब ये क्या कहते हैं कि एक लेंथ है, डिस्टेंस है, पोजीशन नहीं है। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास पोजीशन है। इसका मतलब फोकल लेंथ कहीं से डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास ये पोल है P से लेकर F तक, P से लेकर F तक डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास फोकल, ठीक है। हायर क्लास में भी, क्लास 12th में भी आपको इसकी नीड पड़ेगी फोकल लेंथ के रिलेटेड। आगे हम लेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें सिर्फ फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कस हो गया। कैपिटल F मींस प्रिंसिपल फोकस एंड स्मॉल f मींस फोकल लेंथ। क्लियर है यहां तक। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मार्क्स कभी कभार इससे आता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको आ सकता है यहां से क्वेश्चन, या किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जनरली न्यूमेरिकल के फॉर्म में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मार्क्स का मसला यहां पर नहीं है। ये चीज हमें बहुत सारे कंसेप्ट में आगे यूज होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें किस किस के बीच में रिलेशन देखना है,
फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एक्सप्लेन पहले करना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ये हमने डिस्कस करना है। एपर्चर, एपर्चर ऑफ अ मिरर, एपर्चर ऑफ अ मिरर, ठीक नहीं। एपर्चर ऑफ मिरर का मतलब सिंपल लिटरल भाषा में इसका मीनिंग ये है साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, बस इतना ही इसका मीनिंग है। लेकिन यहां से भी आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल दूं क्या मतलब है साइज ऑफ मिरर। हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है या हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ये मैंने कनकेव मिरर लिया। कनकेव मिरर को अगर हम अच्छी तरीके से देखेंगे तो अच्छी तरीके से मीन जब फ्रंट व्यू में हम यहां से देखेंगे, यहां से फ्रंट व्यू इसका देखेंगे तो फ्रंट व्यू इसका ऐसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अच्छा, ये सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको हमने पोल कहा, ठीक है। देखो सेंटर से लेकर यहां तक हमारे पास एक डिस्टेंस है, दूसरा सेंटर से लेकर यहां तक, इस एंड टू एंड लाइन को जो सेंटर से पास होती है इसको क्या कहते हैं हम, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। जो डायमीटर है इस स्फेरिकल मिरर का, चाहे कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का, इसको कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर। और डायमीटर ही हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी स्फेरिकल पार्ट के साइज के बारे में बताता है। देखो डायमीटर ज्यादा होगा साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, डायमीटर कम होगा साइज कम होगा। इसलिए मैंने कहा कि एपर्चर का मतलब क्या है, साइज ऑफ अ मिरर। इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं एपर्चर का मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का डायमीटर जो हमें उस मिरर का साइज बताता है, उस चीज को हम कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर। इसका मतलब यह है कि एपर्चर यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। ये इसका साइज है, साइज भी है, और ये हमारे पास यही डिफाइन करता है हमारे पास डायमीटर। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है यहां तक आइडिया। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां पर मैंने एपर्चर क्यों डिस्कस किया, क्योंकि यहीं पर हमारे पास मैन इस्तेमाल होगा। अब यहां पर रिलेशन क्या है कि हमने दिखाना है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आपस किस किस्म का रिलेशन होता है। क्या डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट है, इस फॉर्म में रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी हम ऐसा नहीं कह सकते फोकल लेंथ जो है किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपस में रिलेटेड होती है, वो या तो डायरेक्ट रिलेटेड होती है, समझ आ रही मेरी बात, इनवर्स रिलेटेड होती है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट उनका रिलेशन होता है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर उनका रिलेशन होता है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन उनका रिलेशन होता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट होते हैं। अब वही चीज हम यहां पर देखें, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन, किस तरीके से आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यहां पर ये कहते हैं कि ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट कि अगर हमारे पास एपर्चर, क्या अगर हमारे पास एपर्चर ऑफ अ मिरर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास मिरर का एपर्चर होगा बहुत स्मॉल, उस केस में हमारे पास जो फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा। अच्छी तरीके समझना, फोकस मीन कैपिटल एफ, जो फोकस होगा दैट विल बी एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बिल्कुल सेंटर में होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा। देखो ये है हमारे पास पोल, ये है हमारे पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारे पास मिरर का एपर्चर बहुत स्मॉल है, उस केस में प्रिंसिपल फोकस जो होगा, प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो एग्जैक्टली इन दो पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में होगा, ये होगा। इसका मतलब यह है कि पोल से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस है, एफ स्मॉल है फोकल लेंथ, जितना यहां से यहां तक है तो उतना ही तो यहां से यहां तक होगा। क्लियर है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास एपर्चर बहुत स्मॉल होगा, उस केस में फोकस एग्जैक्टली सेंटर में होगा, किस पॉइंट के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा, मिड पॉइंट बन रहा है, उतना ही यहां से यहां तक होगा। मींस अगर यहां से यहां तक एफ है, स्मॉल है, फोकल लेंथ है, तो यहां से यहां तक भी उतना ही होगा। लेकिन हमें पता है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये डिस्टेंस टोटल कितना होता है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से हमें आइडिया क्या मिला, जो आर हमारे पास है वो है एफ प्लस एफ मींस 2f। तो यहां से हमें आइडिया क्या मिला कि जो हमारे पास आर जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, रिलेशन है। समझ आ रही मेरी बात। यहां ऐसे कह सकते हैं कि इस केस में एफ जो होगा दैट विल बी द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां पर मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पर रखा, बिल्कुल इजी है, 1 मार्क्स का आ सकता है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर यहां पर कौन सा है, कनकेव है, कन्वेक्स है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, हमारे पास क्या यहां पर क्या कह रहे हैं कि स्फेरिकल, यहां पर क्या कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फेरिकल मिरर का कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है दैट इज 2 टाइम्स एफ। ठीक नहीं, रेडियस कितना दिया है 20, 2 इंटू एफ, यहां से एफ निकाल सकते हैं, 2 1 2 10, एफ कितना निकला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ, बिल्कुल रेडियस का हाफ निकला। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन था और क्या है। डिस्कस करेंगे रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर सेपरेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कन्वेक्स मिरर के केस पर भी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे किस किस्म के रूल्स दोनों केस में हम फॉलो करते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास यहां पर रूल जो है हमेशा माइंड में रखना, हमने पढ़ा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में जितने भी कंसेप्ट होते हैं, रूल होते हैं, वो ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। यहां पर जो भी रूल होंगे वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वजूद में आए हैं, ऐसा नहीं है कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये हाइपोथेसिस डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, या कोई एक एजम्पशन नहीं है, ये ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये रिजल्ट्स निकाले गए हैं। ठीक नहीं, अब पहला रूल क्या कहता है ये हमने डिस्कस भी किया, मैं आपको रिमाइंड होगा कि हमने कहां पर ये डिस्कस किया, और इस पॉइंट के बेसिस पर आपको ये क्लियर होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। पहला रूल क्या कह रहा है, यहां पर मैंने लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्या मैंने लिखा है ये मैं फिर भी ये पढ़ूंगा, ये चीज भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इलस्ट्रेशन। ठीक है कि नहीं, मैं यहां पर डायग्राम बनाऊंगा, उसके बेस पर एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास है कनकेव मिरर, क्या है, ये है कनकेव मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केसेस पर फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास रेज ऑफ लाइट, अगर ये एक्सपेरिमेंट की अगर रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, मींस इंसिडेंट रेज है, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी, क्या होंगी प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। क्या मैंने कहा, रूल बिल्कुल इजी है, कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है। हमारे पास मेन मकसद ही यहां पर क्या है, ये हमारा मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ना ही हमने रट्टा मारना है, ना ही हमें जल्दबाजी है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो कंसेप्ट क्लियर के लिए हमारे पास टाइम तो लगेगा, ये नहीं। दूसरी चीज, रट्टे पे कोई भी फोकस नहीं करना है, बिल्कुल आराम से मस्ती से आपको स्टडी करना है, अच्छी तरीके से, बिल्कुल जैसे आप लाइफ एंजॉय करते हैं उस तरीके से आपको यहां पर एंजॉय करना है, उस तरीके से समझना है। ठीक है, पहला रूल क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर है, जैसे मैंने लिया कनकेव मिरर, ठीक है नहीं, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास होंगी, क्या होंगी फोकस से पास होंगी, ये माइंड में रखना है, बस इतना ही रूल है। देखेंगे कनकेव मिरर के केस पर, देखो मैंने यहां पर साइड में लिखा है कन्वेक्स भी, ये हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, मैं फोकस करेंगे कनकेव पे और साथ साथ में कन्वेक्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों स्फेरिकल मिरर है, ठीक नहीं। अब हमारी बात क्या है कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक कॉमन पॉइंट मीन से फोकस से पास करेंगे, लेकिन कनकेव मिरर में एक्चुअल में ये फोकस से पास करेंगे। लेकिन अगर हम लेंगे कन्वेक्स मिरर, क्या लेंगे कन्वेक्स मिरर, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट यहां पर भी जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि हमने देखा ये डाइवर्जिंग है, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। क्या आपको लगता है किसी प्रिंसिपल फोकस पे से पास हो रही है? लेकिन मुझे लग रहा है, कैसे लग रहा है कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग साइज पे नहीं होता है कन्वेक्स मिरर के केस पर, वो कहीं यहां पर होगा। तो अगर ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन हमने देखा है कन्वेक्स मिरर में हमारे पास इमेज तो बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है, हम इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर एक पॉइंट एफ है, यहां पर ही मीट कर रही है, यहां से हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है इस पॉइंट से ऐसे आ रही है। समझ आ रही मेरी बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कनकेव मिरर में जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी, एक्चुअल पास करेंगी। कन्वेक्स मिरर में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो
रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा भी लगेगा कि वो कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, या हमें ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। दोनों केस हम बता सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें एक्चुअल क्या लग रहा है कि ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास यहां पर वो वर्चुअल क्या आएगा, वर्चुअल। ये था पहला रूल। ठीक है, रूल नंबर टू हमें क्या कहता है कि रूल नंबर टू हमें यह कहता है कि अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर है, सपोज आपके पास कनकेव मिरर है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है हमारे पास फोकस, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारे पास पोल। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट, अगर आप रे ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, सपोज यहां पर सन है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है और फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और इंसिडेंट हो रही है कहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। इस केस में कनकेव ले रहा हूं, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे। समझ आ रही मेरी बात? अगर हमारे पास रूल नंबर टू है, रूल नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस किया, रूल नंबर टू क्या कह रहा है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट मीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास यही केस होगा कि अगर रे ऑफ लाइट जो है, अगर रे ऑफ लाइट, ये है हमारे पास इसका फोकस, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस कन्वेक्स मिरर पर, और हमें लग रहा है कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। अरे ऐसे जब आएंगे ना, यहां पर इसको प्रोड्यूस करेंगे ना, यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जब ये पास हो रही है किससे, प्रिंसिपल फोकस से, मतलब हमें लग रहा है ऐसा कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, उस केस में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। समझ आ रही मेरी बात? दोनों चीजें आपको माइंड में रखना, मैं साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं। ये कन्वेक्स का केस है, ये कनकेव का केस है। दोबारा मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट मींस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो हमारे पास है, वो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, लेकिन कैसे, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आएगी। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर में रूल सेम है, दोनों में सेम है, जस्ट दिखाना कैसे आपको दोनों मिरर में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, कैसे, ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि ऐसे हमें लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो रही है, तो उस केस में भी रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की आ जाएगी। ये रूल नंबर टू। अब हमारे पास है रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे पास रे ऑफ लाइट, यहां ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इंसिडेंट हो रही है किस पे, मिरर पे, तो ये अपनी पाथ रिट्रेस करेगी, वापस आएगी। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये क्यों वापस आ रही है, मैं बताऊंगा, पहले मैं दोनों केस में डिस्कस करूंगा। ये है कनकेव मिरर केस पर। रूल नंबर थ्री क्या है, अगर रे ऑफ लाइट, ये देखो इंग्लिश में आपका इसका स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर नहीं लिख सकते आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये लिख सकता हूं बाद में। देखो हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट जो है हमारे पास इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर पे, और पास क्या हो रही है, पहले इंसिडेंट जब हो रही है कि किस पोजीशन से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इंसिडेंट कहां पर हो रही है, सपोज इस पॉइंट पर। लेकिन जब ये इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे ये वापस आती है, रिट्रेस करती है अपनी पाथ, क्या करती है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। यहां पर ऐसा इसलिए है कि जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है ना, यहां पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर ये एग्जैक्टली यहां पर परपेंडिकुलर, अगर इस मिरर को देखेंगे तो इस मिरर के परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट हो रही है। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर अर्क है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। लेकिन जब हम रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, वहां पर जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन दिखाने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, वो कि परपेंडिकुलर होता है उस मिरर पे, मींस यहां पर एक नॉर्मल भी है। अब जब ये नॉर्मल यहां पर ऐसे है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर ऐसे है, तो इस नॉर्मल के बिल्कुल थ्रू हमारे पास इंसिडेंट रे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अच्छा, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन लाइट का जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसके और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
इसलिए वापस उसी पाथ पर आ रही है। ठीक है, ये अगर आपको याद होगा, ये हमने रिफ्लेक्शन के लॉज में डिस्कस किया था। थोड़ा आप रिमाइंड करेंगे, आपको याद हो जाएगा ये अपनी पाथ रिट्रेस क्यों कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कन्वेक्स मिरर के केस पर। कन्वेक्स मिरर के केस पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम क्या कह रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, हमें लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये रे ऑफ लाइट इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस आ जाएगी। रीजन सेम यही, रिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, ये हमारे पास है रूल नंबर 3। उसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल ये रूल नंबर 4 वैसे भी हमें पता है ऑन द बेस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल पर, डायरेक्ट पोल पर, ठीक है, जितना एंगल यहां पर बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही रिफ्लेक्ट रे जो है वापस आएगी उतने ही एंगल पे। ये ऑब्वियसली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब ये 4th रूल है। उसके बाद हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हमारे पास, यही चीज आप यहां पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5, कि अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल थ्रू, ऐसे समझ आ रही मेरी बात, और पोल से पास हो रही है, वो अपनी पाथ वैसे ही रिट्रेस करेगी। क्यों? रीजन सेम, एंगल 0 बन रहा है तो वापस 0 पे ही आ जाएगी। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट रूल्स विच आर एसोसिएटेड with image formation of spherical mirror, which help us to explain the image formation in case of spherical mirror, whether it is concave mirror or convex mirror. तो next lecture में हम डिस्कस करेंगे image formation of concave and convex mirror.